अब स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का, और उसके बाद हम लोग फिर एनोवा पे बात करेंगे। तो मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। भेज रखा हो फटाक से। आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम, श्योर। अच्छा, तो जैसे आप सभी लोगों ने कहा था कि एक बार फिर से आप लोग का जो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, बेसिकली उस कैटेगरी का जिसमें कि हम लोग इक्विवेलेंट ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की मैचिंग के द्वारा। ठीक है, तो इस पर एक न्यूमेरिकल जो उन्होंने लिया था उसको एक बार फिर से रीड आउट करती हूँ मैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंकों के मध्यमान तथा मानक विचलन का। आप सभी लोग अपना माइक्रोफोन प्लीज म्यूट कर दो। हाँ, सामान्य बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंकों के मध्यमान तथा मानक विचलन का मिलान करते हुए विज्ञान तथा कला स्नातकों के दो समतुल्य समूह बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहले आज हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मुझे लगा क्वेश्चन को समझने में ही थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हुई है। देखिए, जैसे कि क्या किया जाता है, इक्विवेलेंट समूह का निर्माण किया जाता है, समतुल्य समूह का निर्माण किया जाता है, ताकि क्या हो सके कि जो बायसनेस है, जो सैम्पलिंग बायसनेस है, उसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए गए। सिंगल रिलेटेड ग्रुप में सिर्फ एक ग्रुप था, उसी पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किए गए थे, तो उस वहां पर आपको 2 सैंपल स्कोर्स मिल गए थे। उसी तरह दूसरे वाले में जो मैचिंग बाय पेयर्स था, उसमें क्या था, हम लोगों ने किया था कि किसी एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग किसी एक वेरिएबल को हमने प्रताप, आप अपना म्यूट कर दो माइक्रोफोन, आवाज आ रही है। यस मैम। हाँ, तो सेकंड वाले केस में क्या करते थे हम लोग, 2 इक्विवेलेंट ग्रुप्स का निर्माण कैसे करते थे, किसी एक वेरिएबल पर हम लोग क्या करते थे, दोनों ही ग्रुप्स में उसके करस्पॉन्डिंग बच्चे रखते थे। जैसे आईक्यू का ही मैंने बहुत समय से आप लोग एग्जांपल देते आ रहे हैं कि आईक्यू को अगर हमने एक वेरिएबल माना है, जिसके आईक्यू के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, समतुल्य समूह बना रहे हैं, तो हमने आईक्यू टेस्ट अप्लाई किया था, और आईक्यू टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो स्कोर्स आए थे, तो हर ग्रुप में हमने कोशिश की थी या करते हैं कि एक स्कोर के करस्पॉन्डिंग दोनों ही ग्रुप्स में, यानी एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स में, उससे रिलेटेड जो भी विद्यार्थी वो अवेलेबल हो। यानी अगर आपका 90 स्कोर आया तो 90 स्कोर के 2 विद्यार्थी होने चाहिए, जिसको कि जिनमें को आप क्या करोगे, एक को भेज दोगे उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और एक को भेज दोगे आप कंट्रोल ग्रुप में। ठीक, अब नेक्स्ट केस की बात आई थी जिसमें कि हम टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। वो केस वो था जिसमें कि क्या किया जाता है, इक्विवेलेंट ग्रुप्स का निर्माण किया जाता है। कैसे, किसी एक वेरिएबल पे उनके वेरिएबल पर हम लोग क्या करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के आधार पर देखते हैं कि क्या दोनों ग्रुप्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिकली इक्वल है कि नहीं है। अगर स्टैटिस्टिकली इक्वल होता है तो हम कहते हैं जो 2 ग्रुप्स हमने लिए हुए हैं वो क्या है, समतुल्य है। तो इस केस में जो आपका थर्ड केस है, जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल मैंने करवाना चाहा था पिछली बार, तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि सामान्य बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंकों के मध्यमान तथा मानक विचलन का मिलान करते हुए विज्ञान तथा कला स्नातक के 2 समतुल्य समूह बनाए गए। इसमें क्या किया रिसर्चर ने कि विज्ञान स्नातक लिए और कला स्नातक लिए, ठीक है, साइंस ग्रेजुएट्स लिए और आर्ट ग्रेजुएट्स लिए। उन पर उसने क्या किया, इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई किया। ठीक है, तो वो क्या करता है, साइंस ग्रेजुएट्स और आर्ट ग्रेजुएट्स का उसने जो समूह बनाया वो इस प्रकार से बनाया है कि जो विज्ञान स्नातक के बच्चों ने परीक्षण पर अंक प्राप्त किए हैं उनका मध्यमान, और जो कला स्नातक में विद्यार्थियों ने बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त किए हैं अपने अंक, उनका मध्यमान ऑलमोस्ट या
ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब उसने इस तरह से किया होगा, जैसे मान लो उसने विज्ञान की और कला के जो 6 विद्यार्थी हैं उनको लिया, फिर उसने उनका टेस्ट एडमिनिस्टर किया, उनका मीन निकाला, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उसने देखा इक्वल नहीं आ रहा, फिर क्या किया उसने थोड़े और लिए उसमें, फिर जिस जगह पर उसको लगता है कि दोनों की क्या हो गए, इक्वल हो गया, विज्ञान और दोनों ही कला स्नातक दोनों की जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैटिस्टिकली इक्वल हो गए हैं, नियरली इक्वल हो गए, तो क्या करता है वहीं पर वो समझ जाता है कि उसके अब 2 समतुल्य समूह निर्मित हो गए, बना सकते हैं। अब वो क्या कर सकता है, उन पे बाकी के जो भी स्टडीज वो करना चाहता है वो उस पर अप्लाई कर सकता है, ठीक। तो इस केस में जो आपका क्वेश्चन है, इसमें जो भी रिसर्चर होगा उसने क्या किया, सबसे पहले इंटेलिजेंस को आधार बनाया, उसने सामान्य बुद्धि को क्या आधार बनाया समतुल्य समूह बनाने का। तो उसने क्या किया, सामान्य बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया। उसने देखा कि जब विज्ञान के 64 जो स्नातक उसने लिए हैं, रैंडमली लिए होंगे, और कला स्नातक के 60 बच्चों को रैंडमली लिया, तो देखा कि उनका जो बुद्धि परीक्षण पर मध्यमान और मानक विचलन आया है दोनों में ही। जैसे कि आप देख सकते हो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण पर मध्यमान कितना है, 75.94 है विज्ञान स्नातकों के लिए, और कला स्नातक के लिए आप देख सकते हो 75.87 है। तो 75.9 75.8 तो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक। इसी तरह आप मानक विचलन को देख सकते हो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण पर मानक विचलन 12.36 और 12.41, तो दोनों ऑलमोस्ट नियरली इक्वल है। तो क्या हुआ, उसने देखा कि जब हम विज्ञान स्नातक के उसने 64 छात्रों को ले रखा, उनको प्रशासित किया है अपना टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, और 60 बच्चों पर आर्ट्स के प्रशासित किया, तो उसने देखा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल और नियरली इक्वल आ रहा है। तो उसने क्या किया, एक समतुल्य समूह का निर्माण कर लिया, जिसमें एक में आपके विज्ञान के स्नातक हैं और एक में कला के स्नातक हैं। अब उसने क्या किया, अब उसको अपना असली काम करना है, वो क्या है, अभिवृत्ति मापनी है उनकी, ठीक है। तो यहाँ तक का जो काम है, जो बुद्धि परीक्षण पर उसने जो बुद्धि परीक्षण के थ्रू उसने क्या किया, तो समतुल्य समूह बनाए, वो एक पहला काम था, वो सिर्फ इसलिए यूज किया गया था ताकि आपके 2 इक्विवेलेंट ग्रुप्स बनाए जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट काम जो कि असली काम है, जिस पर हमें टी टेस्ट अप्लाई करना है, वो स्टार्ट होता है। उसने क्या किया, 2 इक्विवेलेंट ग्रुप्स निर्मित कर लिए। अब उसने क्या किया, उसका मेन काम था उसे अभिवृत्ति मापनी थी, उस जो विज्ञान स्नातक है और जो कला स्नातक है उनका एटीट्यूड चेक करना था। तो उसने अब क्या किया, जब समतुल्य समूह बन गए, निर्मित हो गए, तो अब उसने अपना मेन जो एम था वो किया, उसने क्या किया, उन पर एटीट्यूड स्केल को अप्लाई कर दिया। कोई भी एटीट्यूड स्केल इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो उसने किसको ये अभिवृत्ति मापनी बच्चों पे लगाई, साइंस ग्रेजुएट्स और आर्ट ग्रेजुएट्स पे। फिर क्या किया, उसने देखा कि सब, जैसे कि आपने देखा है, आपने स्केल्स देखी भी होंगी, आप लोगों ने प्रशासित भी की होंगी कभी कभी। तो एटीट्यूड स्केल को साइंस ग्रेजुएट्स पे एडमिनिस्टर किया, ग्रेजुएट्स पे एडमिनिस्टर, फिर उन एटीट्यूड स्केल को उसने रिसर्चर ने वापस ले लिया होगा, उसकी स्कोरिंग की होगी, हर बच्चे के कोई ना कोई मार्क्स आए होंगे। तो जो विज्ञान में जो 64 बच्चे थे, टोटल थे 64 बच्चे थे, उन सभी का जो अभिवृत्ति मापनी पर अंक आया होगा उसका मध्यमान निकाला, तो उन्होंने देखा कितना आ रहा है, 40.75 आ रहा है। इसी तरह अभिवृत्ति मापनी को उन्होंने कला स्नातकों में भी अप्लाई किया था, तो कला स्नातक के जो स्कोर्स है उसका जब मीन निकाला तो देखा कितना आ रहा है, 35.50 आ रहा है। अब उसने जो रिसर्चर होगा उसने क्या किया, अभिवृत्ति मापनी पर मानक विचलन जो स्कोर्स है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 8.62 फॉर साइंस ग्रेजुएट्स और 8.58 फॉर आर्ट ग्रेजुएट्स, ठीक। अब चूंकि क्या है, और यहाँ पर दे रखा है क्योंकि हमने समतुल्य समूह का निर्माण किया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पर बुद्धि परीक्षण के जो प्राप्तांक हैं, जो आपने फर्स्ट परीक्षण जिसके आधार पर समतुल्य समूह बनाया था उसके प्राप्तांकों में, अभिवृत्ति मापनी के प्राप्तांकों में मध्य संबंध सह संबंध की जो वैल्यू, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 0.52, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ज्ञात करना है कि ये 2 समूह हैं, जो विज्ञान स्नातक है और जो कला स्नातक है, क्या इनके जो अभिवृत्ति के मीन स्कोर्स आए हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अथवा
नहीं है। या इसको उन्होंने ऐसे लिखा है कि दोनों समूह के अभिव्यक्ति मध्यमानों की तुलना कीजिए। यानी जब आपके पास दो ग्रुप्स हो और उनको तुलना करने की और मध्यमान की तुलना करने की बात है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर आपसे क्या कह रहा है, वो टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि जो डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट जिस पर हम लोग बात करें, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहला जो रिसर्चर होता है या कोई भी स्टडी जो कंडक्ट कर रहा है वो क्या करता है, पहले इक्विवेलेंट ग्रुप्स का निर्माण करता है। इक्विवेलेंट ग्रुप का निर्माण कैसे करता है, किसी एक वेरिएबल पर उनका टेस्ट लेता है और देखता है कि कहाँ पर उनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल आ रहे हैं। जहां पर इक्वल आते हैं वो उतने ही छात्रों को दोनों कैटेगरी से ले लेता है। इस केस में उसने 64 विज्ञान के लिए लिए और कला के 60 लिए थे। तब उसने देखा था, तब उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट सेम आ रहा था। यहाँ पर क्या हो गया, अब आपके विज्ञान और कला स्नातक के जो ग्रुप्स बने वो क्या आपस में इक्विवेलेंट है, समान क्षमता के हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अब उस क्या करना है, रिसर्चर ने उसे अभिव्यक्ति को मेजर करना है। वो देखना है कि विज्ञान स्नातक जो है और जो कला स्नातक की क्या उनके एटीट्यूड में कोई डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या किया है, एटीट्यूड स्केल को अप्लाई किया है। तो उस पर जो स्कोर्स है उनका मीन निकाल लिया दोनों ही केसेस में, जो कि आपको वैल्यू दे रखी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब वो कहना चाहते हैं कि ये जो दोनों समूह हैं, यानी विज्ञान स्नातक और जो कला स्नातक के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एटीट्यूड में क्या कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ देख रहे हो, आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि डिफरेंस दोनों के मीन में स्टैटिस्टिकल डिफरेंट है या नहीं है, और आपको इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है इसमें, ना और ना ही इसमें कोई प्रोग्राम बच्चों पर लगाया गया। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम करते हैं ना, कोई पर्टिकुलर टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस कराते हैं या कोई भी किसी भी तरीके का एक इंटरवेंशन देते हैं वहां पर, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। समतुल्य समूह बनाए गए हैं और फिर किसी दूसरे वेरिएबल पर उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया है, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ समझ जाएंगे, क्योंकि हमें पहले से कोई जानकारी नहीं, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, नल हाइपोथेसिस बनानी है। जैसा सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज थे कि यहाँ पर हाइपोथेसिस कौन सी बनेगी। मैंने हमेशा से कहा है कि आपकी जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी तरीके का इंटरवेंशन देते हैं। इंटरवेंशन वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके द्वारा हम बेटरमेंट, किसी चीज में बेटरमेंट की उम्मीद करते हैं। जैसे मान लो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड के जो हम देख रहे हैं कि बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा है, हमें कहीं से पता चला कि एक पर्टिकुलर कोई टीचिंग मेथड है, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो हो सकता है कि बच्चों के जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें बढ़ोतरी हो। तो हमने क्या किया, अब बच्चों को उस पर्टिकुलर टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ाया, यानी हमने एक प्रोग्राम सेटअप किया, एक इंटरवेंशन दिया उन बच्चों को, ताकि क्या हो सके, उनका अचीवमेंट अच्छा हो सके। वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। तो उस केस में आप बनाओगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन जो अभी करंट में हम लोग जो उदाहरण पे काम कर रहे हैं उसमें कोई भी तरह की इंटरवेंशन प्रोग्राम की बात नहीं की गई है, और सिर्फ सिंपली क्या किया गया, दो समूह लिए गए और उस पर एक वेरिएबल को मापा गया है। तो इस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा नल है, जब तक आपको खुद यहाँ पर डिफरेंस ना दिया जाए एग्जाम्स में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का न्यूमेरिकल ना हो, तब तक आप क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस ही क्रिएट करोगे। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी तक मैंने जितना ये न्यूमेरिकल को समझाया है उसमें कहीं किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकता है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके उसके। वीरेंद्र। यस मैम। हाँ वीरेंद्र, आपको क्लियर हुआ जो आप कहना पूछना चाह रहे थे? यस मैम, हम वही जो इक्विवेलेंट पहले बनाते हैं वही नहीं समझ पा रहे थे कि जो एक को इक्विवेलेंट बना करके फिर दूसरे पर अप्लाई किया जाता है, यही नहीं समझ में आ रहा था। अब आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट सबको समझ में आ गया? जो आप 20 स्टूडेंट्स हो यहाँ पर, प्रताप, प्रीति, राज, यस रिंकू, मैम। यस मैम। सुचि, सीता, सुप्रिया, उपेंद्र। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं तो हम लोग अब जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन के साथ तैयार हो पहले से ही। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें नल हाइपोथेसिस क्या बनी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टी टेस्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स नल हाइपोथेसिस इसकी क्रिएट करें, जो कि पहला स्टेप है। मैम हाँ आलो बताओ। मैम इसमें ये होगा कि जो
मीन्स नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कोई नहीं बताएगा, अभी कोई नहीं बताएगा। अभी पहले आप सभी लोग को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा कोई बता देता है तो फिर बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं बोलना चाह रहे होते हैं। मैं खुद पूछूंगी रैंडमली, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स के पास 30 सेकंड्स का टाइम है, आप लोग बनाओ। हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चंस के बाद हमें ये लिख लेना चाहिए कि हमें न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीजें नोन है। तो वो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट स्टेप तो वही होता है फिलहाल, जिससे हम सब ये लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें ज्ञात हैं, तो वो आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका होता है हाइपोथेसिस का निर्माण। अब ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बनेगी, तो वो नल हाइपोथेसिस क्या होगी वो आपको लिख के दिखाओ, लिख के बताओ। एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। ओके ओके ओके। मैम क्वेश्चन शो कर दीजिए बस। लाइफ साइंसेस आप अगली वाले रोड पे चलिएगा, अगली वाले रोड पे अगली में जाके आगे चले जाएंगे तो फिर सीधे सबसे नीचे वाली बिल्डिंग। दर्शिका, दर्शिका, यस सर। हाँ बेटा, क्या बनाया आपने हाइपोथेसिस? बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैम। अब ये सोचो, अब आप लोग ये सोच लो कि आज टी टेस्ट खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट तो पिछले बार ही खत्म हो गया था, लेकिन शायद आप लोग को थोड़ा सा क्वेरी थी, तो चलो वो आज कंप्लीट हो जा रही है। लेकिन अभी तक हाइपोथेसिस आप कोशिश कर रहे हो, इसमें तो आप लोग को एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। सुप्रिया, यस मैम। क्या बनी हाइपोथेसिस? मैम कभी कर रहे हैं मैम। मैम एक्चुअली ना मतलब शादी की वजह से मैम मेरी सारी क्लासेस पीछे की छूटी है मैम, थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है मेरे को, टी टेस्ट मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, एक बार आप रिवाइज करना, मैम कोई मेरे दिक्कत पास एक होगी। बुक है, मैंने उससे खुद से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे को उससे समझ नहीं आया इस पे बुक का देखिए वजह अभी से। अगर आपकी क्लासेस छूट गई हैं या आप नहीं कर पाए हो या कोई भी कारण है, तो आप सभी लोगों को पता है कि सभी क्लासेस जो आपकी हैं यूट्यूब पर, आपका चैनल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उस पर जाके आप फिर से वहां देख सकते हो। ठीक है, यस और मैम, उसके बाद भी कोई रिवाइज क्वेरी कर हो, लूंगी मैं। हाँ उसके बाद भी जी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी मैम। आलोक, क्या बनी हाइपोथेसिस? मैम इसमें ये बना है मैम कि जो साइंस ग्रेजुएट हैं तथा आर्ट ग्रेजुएट के अभिवृत्ति मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है मैम, यही बनेगा मैम। बिल्कुल सही बताया। और आलोक ने बिल्कुल सही बताया है। और कोई कोशिश करना चाहेगा? मैम मैंने बनाई है कला तथा विज्ञान वर्ग के छात्रों की आवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं होगा। नहीं है, नहीं है नहीं मैम, हाँ नहीं है। नहीं है ना। यस मैम। और ये नेहा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन में जैसे दिया है हमें आंसर भी वैसे ही लिखना है। जैसे आप वर्ग बोल रहे हो ना, वर्ग यस नहीं, मैम। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि यस विज्ञान मैम। स्नातक तथा कला स्नातक के अभिवृत्ति मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है, नहीं ये आपकी बनेगी शून्य परिकल्पना इस केस में। ठीक है, तो हम मैम, लोग जैसे कि हाँ मैम एक हाँ चीज हमको जैसे समझ में नहीं, जैसे हम ये परिकल्पना तो बना लेते हैं, बट ये ठीक है, जैसे कि आप पहले विज्ञान दिया है और फिर कला दिया है, तो पहले हाँ विज्ञान और कला लेंगे कि मतलब ये मेरा फिर गलत हो जाएगा ना, पहले अगर कला लिख देंगे तो हम। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका डेफिनेशन जो आपने डिफाइन किया हाइपोथेसिस वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसमें आप सिंपली क्या कर रहे हो, तो ग्रुप से उनके बीच में डिफरेंसेस को कह रहे हो कि नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिखे हैं बाद में लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोग ने हाइपोथेसिस बना ली है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सार्थकता स्तर का चयन करते हैं। यहाँ पर मैंने 0.05 ले रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हम सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस
बिटवीन सैंपल मीन्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपका केस कौन सा हो, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में इक्विवेलेंट ग्रुप्स हो बाय मैचिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आप सभी के पास शायद नोट डाउन भी होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला आपका। ये होता है सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर। यानी आपको क्या चाहिए यहाँ पर वैल्यूज, सिग्मा m1 की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, सिग्मा m2 की वैल्यू होनी चाहिए और कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल में दे रखी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है अभी, सिग्मा 1 और सिग्मा m2। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोग को फॉर्मूला पता है। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है आपकी सिग्मा m1 की और सिग्मा m2 की। मैम इसमें सिग्मा m1 की वैल्यू आ 1.0775 0775। ठीक है। और सिग्मा m2 आपकी कितनी आ रही है मैम 1.1077। 1.10। ठीक है। और सिग्मा m2 की वैल्यू नहीं, और सेकंड फर्स्ट वाले की क्या आ रही है मैम 1.0775 है m1 की। ठीक है। तो यानी यहाँ से आपकी वैल्यू सही से आ गई। मुझे उम्मीद है कि आशा है कि आप सभी लोग की वैल्यूज ये आ गई होंगी। आप सभी लोग कैलकुलेशन करते रहो साथ साथ। तो इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली फिर हम वैल्यूज निकालेंगे, स्टेप 4 पे जाएंगे और अपना स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सिंपली आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिग्मा m1 की वैल्यू जो आई उसका मैंने स्क्वायर किया है प्लस सिग्मा m2 की वैल्यू का स्क्वायर किया है ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इस केस में दे रखी है आपके पास 0.52। तो क्या करना है आपको, 0.52 का पहले स्क्वायर करना है और जो भी वैल्यू आती है उसको 1 में से माइनस करना है। तो आप सभी लोग कैलकुलेट करो। सिग्मा टी मेरी तो आई है 1.32, आप लोग की क्या आती है आप लोग बताओ, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। मेरा इसमें मैम रॉन्ग आ रहा है मैम, मेरा 4.0229 आ रहा है मैम। ठीक है मैम 1.30। जी 1.30 आ रही, कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा डेसिमल में, जैसे हम लोग पॉइंट के बाद कितने नंबर्स ले रहे हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो लेने ही चाहिए, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा सा अंदर देखने में आ रहा है। बाकी आदर्श क्या वैल्यू आ रही है? वन 1.30। ठीक है। अंजना? मैम कर रहे हैं कैलकुलेशन मैम, हम ऐसे करते हैं, कैलकुलेटर से नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैम मेरी 1.2623 आ रही है। एक बार चेक करो दर्शिका, एक बार चेक कर लो। ओके 1.03। सीता मेरी वैल्यूज आ रही है 1.32 आ रही मेरी 1.32। हो सकता है डेसिमल्स के बाद आपने थोड़ा सा नंबर छोड़ दिया हो। स्क्वायर बेसिकली जब करते हैं तो उसको आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जब डेसिमल में नंबर्स का स्क्वायर किया जाता है जो वैल्यूज आती है वो और भी छोटी हो जाती है, तो उस केस में भी पॉइंट को लगाने में कोई दिक्कत हो जाती है। कुछ कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। मैं चेक ठीक है, आप चेक करो। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सभी लोग स्टूडेंट्स भी वैल्यू कैलकुलेट करके देखिएगा। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.32। अब हमारे पास किसकी वैल्यूज होगी, सिग्मा डी की वैल्यू होगी। हमारे पास दोनों ही सैंपल्स के मीन दे रखे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए टी की वैल्यू क्या आ रही है। नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा, टी रेशियो कैलकुलेट करना। टी रेशियो आपका होता है डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई है 1.32। आपके पास दोनों ही ग्रुप्स के मीन दे रखे हैं। अब मुझे आंसर बताओ आप लोग कैलकुलेट करके कि टी की वैल्यू क्या आ रही है।
3.053 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं टी की वैल्यू सभी स्टूडेंट से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे पीछे रह जा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। जिन स्टूडेंट्स का कुछ पिछली क्लासेस हो सकता है छूट गई हो किसी का कारणवश, तो वो लोग अपना YouTube चैनल पे जाके फिर से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो शर्त है कि आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तब हो पाएगा। आलोक वैल्यू आई टी की मैम मेरी कॉपी मैम वो भर गई मैम, दूसरी कॉपी मैम वो टेस्ट का मैम वो क्या कहते हैं सूत्र मैम मैं भूल गया हूँ, इसलिए नहीं लग पाता। मैं बता रही हूँ ना, टी का सूत्र है। टी रेशियो का वैल्यू क्या होती है, जो कि आपके दो सैंपल दे रखे हैं उनके मीन का अंतर निकाल लो, ठीक, और उसको किससे डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड एरर और डिफरेंस ऑफ मीन से। तो वो वैल्यू हम बता रहे हैं आपको 1.32। सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मीन अगर नहीं पता है दोनों के तो मैं आप लोगों को अपना 4.09 मैं देख के बताती हूँ। 4.09 ये भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी तो सब बच्चे फिर वही बोलने लगेंगे। फिलहाल मैम अभिषेक को चेक करती हूँ। हाँ 3.67 आ रहा है। 3.67 4.09 ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पर आपको मीन्स दे रखे हैं। हाँ मैम 4.2 बना रहा है। 4.2 बना रहा है। यस मैम 4.2 बनाया है मेरा। अच्छा, और बाकी किसी की वैल्यूज अभी 3 पॉइंट समथिंग में आई है। 3.9 यस मैम 3.67 अच्छा, तो मेरी आई है 3.98 4.09 3.97 97 किसकी आई है? यस मैम मेरी। नाम बता दो बेटा, क्योंकि मुझे बाबा स्क्रीन आप लोग की देखनी पड़ती है। सुचिस्मिता आपने वैल्यूज नीचे 1.32 रखी है स्टैंडर्ड एरर की। यस मैम 1.32 1.32 लिखी है, तो ठीक है, उससे 3.98 आ रही है। देखो सबका कुछ ना कुछ बहुत हल्का सा वेरिएशन आ रहा है, तो वो कैलकुलेशन की वजह से है थोड़ा सा कि आप लोग 4.03 आ रहा। 4.03 आ रहा, तो एक बार बेटा आप चेक कर लो थोड़ा सा। वैसे ऑलमोस्ट सेम, अगर हम राउंड ऑफ कर दें कोई दिक्कत नहीं है। मैम हाँ आस्था बताओ। मैम अगर 1.32 रखेंगे तो 3.97 आएगी, अगर 1.30 रखेंगे तो 4.03 आएगी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, वो डेसिमल की वजह से है मैम, की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है 3.98 है, तो ठीक है, जिसकी 3.98 आ रही है 4.0 आ रही है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आप लोग ये दे कर सकते हो। तो आप लोग ये कर सकते हो। अब यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है, टी की टैबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिंपली पता है कि आपका सैंपल साइज कितना है, 64 है, ठीक है। ये आप जाके वहां से भी देख सकते हो, जो आपका यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके थ्रू भी देख सकते हो आप। आपकी डिग्री फ्रीडम का फॉर्मूला मैंने शायद लिखवाया था, N1 + N2 - 2। N1 क्या हो जाएगा आपका, जो पहला से विज्ञान स्नातकों की संख्या 64 प्लस आपका विज्ञान कला स्नातक के बच्चों की संख्या, तो वो 64 + 60 - 2। तो जो वैल्यूज आएंगे उसको आप 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखोगे, और वो भी बोथ टेल में लिखोगे, 2 टेल टेस्ट में देखोगे, तो वहां पर आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.96 आएगी शायद, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सबसे लास्ट स्टेप होता है जहां पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है।
तो इस केस में आप देख रहे हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है, 3.98 आ रही है और टैबुलेटेड वैल्यू 1.96 आ रही है। तो यहाँ से सिंपल सा हमें दिख रहा है कि जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है आपकी टैबुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, जब ऐसा होता है, जो ये केस होता है, यानी जब कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टैबुलेटेड से ज्यादा आती है, अधिक आती है, तो उस केस में क्या होता है, कहते हैं हम लोग ये बोलते हैं कि टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है और इसलिए नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार या रिजेक्ट किया जा रहा है, अर्थात कि आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जा रहा है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, जस्ट अपोजिट होती नल हाइपोथेसिस का। तो हमने नल हाइपोथेसिस जो बनाई थी वो ये बनाई थी कि विज्ञान स्नातक तथा कला स्नातक के अभिवृत्ति मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है। अब ये तो नल हाइपोथेसिस ये रिजेक्ट होगी, तो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि विज्ञान स्नातक तथा कला स्नातक के अभिवृत्ति मध्यमानों में सार्थक अंतर है। ये आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, एकांतर परिकल्पना है, ये आपकी स्वीकार होती है। ठीक है, तो ये रहेगा। फिर लास्ट में आप लोग अपनी टेबल बनाओगे। मैंने इस समय टेबल नहीं कैलकुलेट बनाई है, आप सभी को पता है कि हम लोग किस तरह से टेबल का निर्माण करते हैं, तो उस हिसाब से आपको लास्ट में समरी ऑफ टी वैल्यूज लिखनी पड़ती है, जिसमें कि आप सैंपल, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टी की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर लास्ट में रिजल्ट लिखते हैं कि 0.05 पे आपकी टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इतना केस आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल समाप्त होता है। अब अगर किसी को भी कोई छोटी सी भी छोटी क्वेरी है इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर आज हमारा टी टेस्ट होता है। टी टेस्ट हमने पढ़ा, टी टेस्ट क्या होता है, एजम्पशंस पढ़ ली, सैंपल टी टेस्ट की बात की, लार्ज सैंपल स्मॉल सैंपल की बात की। तो इस तरह से आपका टी टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी इस न्यूमेरिकल में किसी को या टी टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हो। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ लोग बताइए। मैम हम नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं मैम, और रिजल्ट हमारा रिजेक्ट आ रहा है, तो हम बनाते क्यों हैं? लोग थोड़ा सा लाउड बोलो, थोड़ा आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा। अगर आप लोग लाउड नहीं बोल सकते हो तो हाँ हाँ आप बताओ। मैम ये कह रहे हैं मैम कि जब हम नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और हमारी वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उसका निर्माण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसका आंसर तो चलिए मैं बता दे रही हूँ। फिलहाल आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत डिटेल में हमने बात की ऐसा क्यों करते हैं। देखो, जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू, बेसिकली नल हाइपोथेसिस बनाने का मेन कारण यही होता है कि वो मेजरेबल टर्म्स में होती है। रिसर्च हाइपोथेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिसर्च हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स आपके होते हैं उनसे रिलेटेड जब आप स्टडी करते हो, जो प्रीवियस जो आपने स्टडीज हुई हैं उनको आप पढ़ते हो, उसके आधार पे जब कोई हाइपोथेसिस बनाते हो वो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। रिव्यू के आधार पे जो हाइपोथेसिस बनती है वो रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है। ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो हाइपोथेसिस बनती है वो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है। लेकिन रिसर्च हाइपोथेसिस या जो आपकी शोध परिकल्पना है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो उनका फॉर्मेशन होता है, जो उनका स्टेटमेंट होता है, वो इस तरीके का नहीं होता है कि वो हमें कहीं से भी कोई क्लू दे सके कि किस तरीके का हमें क्या करना है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करना है। ठीक, अब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ऐसा क्यों? नल हाइपोथेसिस आपकी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि जब मैंने हाइपोथेसिस बनाई तो मैंने क्या बोला उसमें, विज्ञान स्नातक तथा कला स्नातक के अभिवृत्ति मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या साफ साफ ये दिख रहा है कि जो आपके विज्ञान स्नातक है और जो आपके कला स्नातक है, उन दोनों का जो अभिवृत्ति पे जो मध्यमान आए हैं, यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में पता चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चल रहा है कि मीन को लेके हम बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों जो ग्रुप्स हैं उनका जो मीन है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब आप चूंकि टी टेस्ट पढ़ चुके तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा, अगर आपने ये हाइपोथेसिस कहीं पर पढ़ी हुई लिखी हुई देखी
तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली इस हाइपोथेसिस में हमें क्या करना है, दो ग्रुप्स है, उनकी मीन का, उन दोनों की मीन का हमें क्या करना है, उन दोनों की मीन का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि मुझे क्या अप्लाई करना है, टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो जो बेसिकली नल हाइपोथेसिस बनाने का मेन कारण यही है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती हैं वो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होती है। उन हाइपोथेसिस को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें इस प्रकार से फॉर्म करना पड़ता है कि उसके द्वारा हमें क्या पता चल सके कि किस तरह का स्टैटिस्टिक्स लगाने की स्टैटिस्टिक को हम चेक कर रहे हैं और कौन कौन सी टूल्स अप्लाई कर सकते हैं इस हिसाब। और किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेरी नहीं है इस समय? और अगर इस समय नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या पूछना है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग घर में अभी घर में हो, स्कूल्स भी आप मतलब आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना है तो घर में बैठ के बेटा प्रैक्टिस करो स्टैटिस्टिक्स। अब रिसर्च में प्रैक्टिस का क्या मांग करता है कि अब जैसे आप लोग बात करो ना, हाइपोथेसिस कैसे बनेगी, कैसे पता चलेगा कि हमें नल बनानी है, कैसे पता चलेगा कि हमें ऑल्टरनेटिव बनानी है। तो ये सब की हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना, उसकी क्लैरिटी के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आप लोग को जो फर्दर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। आप लोग एग्जाम मार्क्स भी मेरे ख्याल से सेकंड ईयर के मार्क्स भी डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं। इस समय बहुत मेहनत की जरूरत है और आप लोग अभी सभी घर में हो, सुरक्षित हो, आराम से सारा टाइम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई में बिताओ कि आप लोग को के साथ साथ और भी कई सारे एग्जाम्स देने हैं आगे। अंजना? यस मैम। मैम ये बोलना था कि इसी जो आज पढ़ाया गया इसी के एक दो न्यूमेरिकल हो तो दे दिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। हाँ नहीं थे इतने ज्यादा, वो सब मैंने आपको करवा दी है। मैं आप लोग को एक दो दिन में न्यूमेरिकल्स अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ इसी बुक में देखने की। और अगर इंग्लिश में भी न्यूमेरिकल्स मुझे मिलते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। आपको तो समझने का है, आप समझ लो। यस मैम, जी 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 ना, लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आज शाम तक आप लोग को भेज दूंगी। बाकी पवन, काजल, कृति, रिंकू, क्या हाल है आप लोग के स्टैट्स में? यस मैम, समझ में आ रहा है। हाँ रिंकू, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लग रहा है कि अब सिर्फ 5 मिनट्स बाकी रह गए तो न्यू शुरुआत आज हम लोग अभी नहीं करेंगे। रिंकू आप अपनी बात मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल्स में समझने में या कोई आप न्यूमेरिकल कर रहे हो उसमें कोई है तो आप जब तक पूछोगे नहीं, जब आप पूछ नहीं रहे तो मुझे मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगी कि आप लोग को समझ में आ जाए। स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
अगर आपका आंसर सही है, आपका स्टेप सही है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, जितना आपको थ्योरी लिखने में शायद नहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं है, आशा करते हैं कि घर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर बहुत सारी क्वेरीज लेकर आएंगे। तो आज यहीं पर क्लास मैम समाप्त करते हैं, फिर कल हम लोग। हाँ वीरेंद्र, बताइए। मैम इससे रिलेटेड नहीं मैम, एनपीसी का जो छठा एप्लीकेशन है मैम, वही थोड़ा सा जानना था। क्या एप्लीकेशन है, अब बताओ उसको। ओवरलैपिंग वाला मैम। मतलब कुछ स्टेटमेंट है ना, ओवरलैपिंग वाला। ठीक है, मैं देखती हूँ। ओवरलैपिंग हाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए आप लोग को। ठीक है, मैम, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब हम और पढ़ नहीं पाए थे तो देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, फिर कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ओवरलैपिंग। ठीक है वीरेंद्र, बिल्कुल चिंता मत करो आप। अभी बाकी कुछ बच्चे हैं जिनको अपना एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन देना है, उनको प्रेजेंट करते हैं। अगर वहां से भी आपको समझ में नहीं आता तो अपना, मैं ये एनोवा कंप्लीट करने के बाद एक बार एनपीसी का वाला जो आप बता रहे हो एप्लीकेशन, उसको भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है मैम अगला प्रेजेंटेशन आप में कौन करेगा? राज आपका बाकी है, आप करोगे। और मेरे ख्याल से एनपीसी पढ़ाया जा चुका है, तो इतनी प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं होगी। बाकी आप सभी लोग रेडी रहो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारे प्रेजेंटेशंस होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी। और एक ये मुझे कहना था कि आप सभी लोग कोरिलेशन थोड़ा सा एक बार उसको रीड आउट करना, थोड़ा सा उस पर रिवीजन कर लेना कोरिलेशन का। तो फिर अभी आप लोग के टेस्ट के बाद कोरिलेशन समथिंग था, मुझे लगा पहले कोरिलेशन आप लोग पढ़ लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे एनोवा की, जो कि कोरिलेशन से आपका रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चन सर लगाए थे। वो उससे रिलेटेड थे बेटा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस से रिलेटेड थे कि सिग्निफिकेंस कैसे मेजर करते हैं, उस पर रिलेटेड हम लोगों ने किया था। मैम अभी यहाँ पर आपका जो यस मैम, मैम हम लोगों ने वो शायद गोपाल सर की क्लास में हाँ, अभी जो मेरे ख्याल से यस मैम। अच्छा, किए हैं आप लोग ने? मैम हम लोगों ने स्पीयरमैन का यस किया मैम, है। सर ने करवाए थे। हाँ स्पीयरमैन का किया था हम लोगों ने, और हम लोगों ने उनका किया था, कार्ल पियर्सन का किया था। नहीं, आपने कोरिलेशन एज सच कैलकुलेट करना सीखा है ना। यहाँ पर कोरिलेशन की कोरिलेशन तो हाँ अच्छी, वो ठीक है, अच्छा है आप लोगों ने कर लिया। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ टू कोरिलेशन सीखना है। जैसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, दो ग्रुप्स के मीन का डिफरेंस देखते हैं ना सिग्निफिकेंट, वैसे ही अगर दो ग्रुप्स हैं और उनका कोरिलेशन आपको रखा है, तो उनके बीच में जो कोरिलेशन है, वो जो कोरिलेशन वैल्यू वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो हमें देखनी है। तो वो आपका टीटेस की जस्ट बात है, मैंने सिलेबस में देखा, तो मैंने सोचा पहले आप लोग कोरिलेशन हल्का सा रिवाइज कर लेना ताकि हम लोग आगे बता सके। और इसके बाद एनोवा तो पहले एनोवा पढ़ेंगे, फिर कोरिलेशन पे आएंगे हम लोग, क्योंकि एनोवा जो है वो टीटेस से रिलेटेड है। तो अब मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ही अच्छी है स्टैटिस्टिक्स।